नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बलरामपुर, देहरादून, उमरिया की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। चलिए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की, जहां रजखेता गांव का एक परिवार आज भी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। तो सरकार जहां पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्का मकान देने का दावा कर रही है, वहीं रजखेता गांव का एक परिवार आज भी जर्जर झोपड़ी में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। जनपद कार्यालय से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा, ना ही प्रशासन ने ध्यान दिया। पीड़ित अनिल कोरबा का कहना है कि 1 साल पहले बारिश में उनका कच्चा मकान गिर गया था और तब से वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह तिरपाल तक नहीं खरीद पा रहे। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि जनपद पंचायत के सीईओ को मामले की जानकारी तक नहीं थी। हालांकि अब उन्होंने सर्वे कराकर पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। घर में रहने का दिक्कत है, परेशानी है। पानी बरसात में भी घर उधर गया है, छोटा सा है। 3 ठो बच्चे हैं, परेशानी में रहते हैं। कोई सरकार नहीं सुन रहे हैं। हम लोग का घर भी नहीं आ रहा है आवास वाला। पानी अगले साल बरस रहा है तो उसमें घर थोड़ा बहुत ढह गया, थोड़ा सा बचा है। इसी में रह रहे हैं हम लोग। साल भर हो गया, कोई देखने भी नहीं आया। अभी पास हुआ है? अभी पास हुआ है और कोई देखने तकने में तिरपाल ओढ़ का हम लोग रहते हैं हमेशा। जानकारी में लाया जा रहा है। इसको अभी देख करके, चूंकि सर्वे चल रहा है सभी ग्राम पंचायतों में, अगर उनको आवास नहीं मिला होगा तो अभी सर्वे में करवा करके जो नियमता होता है उस हिसाब से उनको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। आपका कहना तो ठीक है, लेकिन सचिव चूंकि अभी हड़ताल पे हैं, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो मैं सचिव से पूछ सकता था, लेकिन अभी वहाँ रोजगार सहायक है। आपके द्वारा जो बताया जा रहा है वो रोजगार सहायक से मैं जानकारी ले लेता हूँ। अगर उनको आवास नहीं मिला होगा तो आवास अभी सर्वे चल रहा है तो देंगे, और अगर किस कारण से नहीं, इतना दिन से वो संज्ञान में नहीं लाया गया है, जो जिम्मेदार होंगे उसके ऊपर भी कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलेश्वर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, आखिर क्या ये पूरा मामला है? कहा जा रहा है कि एक परिवार जो कि कच्ची झोपड़ी में रहने को मजबूर है, बारिश में उनका घर ढह गया और उसके बाद उस अधबनी झोपड़ी में ही वे अपने दिन गुजार रखे हैं। क्या ये पूरा मामला है? बता दें, पूरा मामला बलरामपुर जिले के रजखेता ग्राम पंचायत का मामला है। जो ब्लॉक के मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर पर स्थित है ग्राम पंचायत रजखेता। 1 साल पहले वो का कहना है उनका घर बारिश होने के कारण 1 साल से वो एक झोपड़ी में 5 परिवार, एक ही परिवार के 5 लोग रहने को मजबूर है। वहाँ आज तक एक भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी पुलिस आज तक नहीं पहुंच रहे हैं। और सरकार एक तरफ पीएम आवास को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन खरातर पर देखा जाए तो वहां तक अभी जिसको जरूरतमंद है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहां जब इसके बारे में अधिकारियों से बात की गई, जनपद पंचायत के सीईओ से बात की गई, तो सीईओ का डायरेक्ट कहना है कि अभी हमारे संज्ञान में नहीं था, अभी हमें को पता चला, हम उसको जांच करवा रहे हैं, अगर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी सवाल यह उठता है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी एक परिवार के 5 लोग एक झोपड़ी में दिन बिता रहे हैं, तो आखिर शासन के लोग कर क्या रहे हैं कि उनको 1 साल में आवास नहीं मिल पाया? वो भी पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, कुरवाल जाति के लोग। बिल्कुल, यानी कि कहा जा रहा है कि कई सालों से ये एक ही परिवार के 5 लोग इस जर्जर झोपड़ी में कहीं ना कहीं रहने को मजबूर हैं। लेकिन क्या वजह है कुलेश्वर की अब तक इन्हें ग्रामीण आवास के तहत में उन्हें पक्का मकान नहीं मिला? चूंकि योजना चलाई जा रही है, ये दावे किए जाते हैं कि हर गरीब तक या हर पात्र हितग्राही को आवास मिलेगा, ताकि वो किसी कच्चे मकान में या उस गरीब के ऊपर छत ना हो, ये सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन क्या वजह है कि इस परिवार को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया?
देखिए, जब इस मामले में हमने अनिल कोरवा से बात की, जो वहाँ की सीडी से, उनसे जब हमने बात की, तो उनका कहना है कि हमने इसका आवेदन कई बार जनपद कार्यालय, जिला कार्यालय में दिया है कि हमारा घर उधर बारिश से गिर चुका है, लेकिन उसका क्षतिपूर्ति भी नहीं दिया गया कि क्षतिपूर्ति किया जाए तो उससे शायद कुछ वो अपना उसको मदद मिल जाता, लेकिन वो भी नहीं है। कहीं ना कहीं इसको लापरवाही अगर देखा जाए तो अधिकारियों की अधिक लापरवाही है, ताकि उनको उनके आवेदन पर उनका ध्यान नहीं गया। जी बिल्कुल, यानी कि आवेदन किया जा चुका है लेकिन अब तक उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका, जिसकी वजह से ये लोग, ये जो परिवार है, ये इस जर्जर झोपड़ी में रहने को मजबूर है। खैर, देखने वाली बात होगी कुलेश्वर कि आखिरकार इन्हें कब तक योजना का लाभ मिलेगा और कब इन्हें छत मुहैया होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि बलरामपुर में यहाँ एक परिवार जर्जर झोपड़ी में रहने को मजबूर है। पीएम आवास योजना के जहां लाखों दावे किए जाते हैं कि हर गरीब तक, हर पात्र हितग्राही तक योजना का लाभ पहुंचेगा, लेकिन ये तस्वीर जब सामने आती है तो योजनाओं की क्या हकीकत है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। जहां कहा जा रहा है कि इस परिवार ने कई बार आवेदन दिए पीएम आवास के लिए, लेकिन आज तक उन्हें उस योजना के तहत लाभ नहीं मिल सका है और ऐसे ही उन्हें इस जर्जर झोपड़ी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे उत्तराखंड के देहरादून की, जहां हेली सेवा में बुकिंग के नाम पर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। तो 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर जहां प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं साइबर ठग भी फर्जी वेबसाइट के जरिए श्रद्धालुओं को ठगने में सक्रिय हो गए हैं। हेली सेवा बुकिंग के नाम पर चल रही ठगी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने 18 फर्जी वेबसाइट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इन सभी वेबसाइट्स को बंद कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसटीएफ एसएसपी नवनीत भुल्लर ने श्रद्धालुओं से यह अपील भी की है कि सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें और किसी भी अनजान या फर्जी वेबसाइट से बचें। उन्होंने ये भी बताया कि साइबर ठग फर्जी पोर्टल बनाकर रुपयों की ठगी कर रहे हैं। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होती है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और श्री केदार और हेमकुंड साहब में जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती हैं उसकी बुकिंग को लेकर विगत कुछ वर्षों में फ्रॉड के प्रकरण सामने आए थे। इसी संबंध में 2023 में एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है और उसी रेफरेंस में अभी कुछ फेसबुक पेजेस और वेबसाइट्स अप हुए थे जो कि इस तरीके का ऑफर कर रहे थे हेली सर्विसेज में टिकटिंग के नाम पर। तो इसमें एक एफआईआर आज जो है वो रजिस्टर कर दी गई है और इसकी जो वेबसाइट है heliYatra.irctc.co.in, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। आपके माध्यम से मैं यही श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि कभी भी टिकट बुक करवाते हैं श्री केदार यात्रा के लिए तो इस वेबसाइट के माध्यम से ही करवाएं। और इसके अलावा फिर भी अगर कभी कभी फ्रॉड होता है, कुछ होता है या कोई अटेम्प्ट करता है तो 1930 जो नेशनल हेल्पलाइन है साइबर क्राइम की, उसमें तत्काल रिपोर्ट कर दें। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोनू, साइबर ठगी यहाँ पर लगातार जो है वो लोग उस साइबर ठग के शिकार होते जा रहे हैं। चूंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत अब महज कुछ दिनों बाद होनी है और ऐसे में जो यात्री हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा करना चाहते हैं, हेली सेवा का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या वो किस वेबसाइट पर वे जाएं ताकि इन साइबर ठगों से, इन फर्जी वेबसाइट से बच सके। देखिए, irctc.co.in वाली जो वेबसाइट है और उस पर नैन्सी जो भी केदारनाथ में हवाई सेवाओं के माध्यम से बाबा के दर्शन करना चाहते हैं वो IRCTC की जो अधिकृत वेबसाइट है वो उस पर ही लॉगिन करें ताकि उनको जो साइबर ठगों का जो कहर है उससे वो बच सकें। इसके साथ साथ जो 1930 टोल फ्री नंबर है इस पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यात्रा शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है और सरकार ने जो हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है, वैसे ही जो साइबर ठग हैं, जो साइबर से संबंधित जो ठग हैं वो उनका भी नेटवर्क एक्टिव हो गया और कहीं ना कहीं जो साइबर पुलिस है वो भी लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले साल की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 60 से ज्यादा ऐसी फर्जी वेबसाइट जो है वो
साइबर पुलिस ने बंद कराई थी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो फर्जी पाए गए जांच के बाद, उनको भी बंद कराया गया और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई। इस बार फिर जहां एक और सरकार के स्तर से ये अपील की जाएगी कि साइबर ठगों से खास तौर पे केदारनाथ में हेली सेवा की बुकिंग कराते वक्त सावधानी बरतनी है और जो अधिकृत वेबसाइट है उस वेबसाइट पर ही लॉगिन कर आपको अपनी हेली सेवा से संबंधित टिकट बुक कराने हैं और जो कालाबाजारी टिकटों को लेकर के होती है उस पर विराम लगाना है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार और साइबर पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन जिस तरह से साइबर ठगों का नेटवर्क एक्टिव हो रहा है और कई वेबसाइट अभी हाल फिलहाल में यात्रा शुरू होने से पहले भी सामने आई है, उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है, एक तरफ जांच की जा रही है और मुकदमा दर्ज किया गया। ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला है और ऐसे में इसका खामियाजा यात्रियों को न भुगतना पड़े, इसी को लेकर के जन जागरूकता अभियान भी आने वाले समय में पुलिस के स्तर से चलाया जाएगा और बार बार अपील भी पुलिस के स्तर से की जा रही है कि सावधानी बरतें और खास तौर से जो अधिकृत वेबसाइट है उसी को लॉगिन करें। बिल्कुल, यानी कि IRCTC की वेबसाइट से ही यात्री जो है अगर हाली सेवा की बुकिंग कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का प्रयोग करें और उसी वेबसाइट से अपनी हाली सेवा की बुकिंग करें। इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स चल रही हैं या उन्हें जो भी ऐड आते हैं या जो भी उन्हें उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है वो फर्जी भी हो सकते हैं, धोखाधड़ी के यात्री शिकार हो सकते हैं। सोनू, अगर इन फर्जी वेबसाइट्स की हम बात करें, चूंकि कहा जा रहा है कि 18 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे साइबर ठग जो कि अब तक सामने आए हैं, उन्हें अभी पकड़ लिया गया, लेकिन कार्रवाई की बात करें तो क्या कार्रवाई की जा रही है और इन्हें हम कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि जो साइबर ठग के मामले हैं इन पर कभी अंकुश नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने के तरीके निकाल लेते हैं। अब ऐसे में इन पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा? देखिए नैन्सी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। क्षेत्र विशेष के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली कोई इसका एरिया आप जो है किसी पैरामीटर में नहीं बांध सकते, लिहाजा इनका एक बड़ा क्षेत्र है और कहीं से कोई भी साइबर ठग जो है वो ठगी कर सकता है। ऐसे में एक तो जन जागरूकता और दूसरा जो साइबर खास तौर से साइबर पुलिस थाना जो है उत्तराखंड सरकार का, जो साइबर से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, STF और SOG, ये सभी जो स्पेशल ऑपरेशन करने वाले पुलिस की विंग है, ये सभी आपस में बेहतर समन्वय के साथ इनको खास तौर से पकड़ने का काम करते हैं। शुरू में इनकी जांच पड़ताल होती है और जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसके तहत इन पर नजर रखी जाती है, अपील भी की जाती है और जो विशेष अधिकारी इस काम के लिए लगाए गए साइबर पुलिस के तौर पर, वो अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। जब वो मॉनिटरिंग करते हैं तो संदेह होने पर जब उसकी तहकीकात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये पकड़ में आते हैं। जब पकड़ में आते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर नियम के तहत उन पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाता है बल्कि गिरफ्तारी भी की जाती है। हालांकि गिरफ्तार करना भी एक बड़ी चुनौती सरकार के और खास तौर से साइबर पुलिस के सामने है। ऐसे में अभी से ही STF लगातार और साइबर पुलिस जो है वो एक्टिव और अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और यही वजह है कि अभी तक 18 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको चयनित कर लिया गया, जिनके खिलाफ जो फर्जी दायरे में आ रही थी, संदेह होने पर जिनकी जांच पड़ताल के दौरान वो फर्जी पाई गई, जिनको बंद कराने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पड़ताल के दौरान अब जो इससे संबंधित साइबर ठग हैं उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल 18 जो वेबसाइट हैं उन्हें चिन्हित किया गया है, उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोनू, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो बेहद जरूरी भी हो जाता है सुरक्षा के लिहाज से भी, कि जिस तरह से आपने पहले जानकारी दी कि IRCTC की वेबसाइट से ही यात्री हेली सेवा की बुकिंग करें, तो क्या IRCTC की तरफ से क्या किसी एजेंट को भी ये काम दिया गया है, या किसी एजेंट का अगर किसी व्यक्ति के पास कॉल पहुंचता है और वो ये कहता है कि हम आपकी जो हेली सेवा की बुकिंग है उसे हम अपने तरीके से आसानी से करा सकते हैं, तो क्या ये संभव है कि कोई एजेंट भी इस हेली सेवा की जो सुविधा है वो यात्री को दे सकता है? देखिए, इसकी जो व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है नैन्सी, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, जो राज्य सरकार का विकास क्षेत्र है सिविल एविएशन के क्षेत्र में, इसके साथ साथ IRCTC, ये दो संयुक्त रूप से ही इसका संचालन कर रहे हैं और इनके अधिकृत जो कर्मचारी हैं वही इस व्यवस्था को देख रहे हैं और उन्हीं से हमें प्रत्येक दिन के आंकड़े मिल रहे हैं कि आखिर कितने हेली सेवा की बुकिंग जो केदारनाथ के लिए लोगों ने कराई है। ऐसे में और कोई व्यवस्था अभी फिलहाल अस्तित्व में नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए जागरूकता के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए अपील की जा रही है और इसी वेबसाइट को जो है वो पब्लिक डोमेन में भी जारी किया गया है और सिर्फ यही एक ऐसी व्यवस्था है या फिर जो स्थानीय स्तर पर जो जिलाधिकारी हैं उनके विवेक के अनुसार
कहीं कोई यात्री अगर उसको हवाई माध्यम से यात्रा करने में केदारनाथ की कहीं कोई चुनौती या कोई परेशानी आती होती है या कोई कंपनी वाले उससे ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, तो उसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन जो है वो प्रशासनिक अधिकारी वो अलग अलग जो हेलीपैड हैं उनके लिए जिलाधिकारी ने और खास तौर से जो शासन स्तर के सचिव स्तर के IAS अधिकारी जो तैनात किए गए हैं उनकी निगरानी में कर्मचारी तैनात किए गए हैं। उसमें पर्यटन विभाग है और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी। तो कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता स्थापित करने की कोशिश सरकार के स्तर से हो रही है। बावजूद इसके इन पर कैसे नजर रखी जाएगी, इसके लिए अलग से एक टीम काम कर रही है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं साइबर ठगों से लोगों को बचाने के लिए सिर्फ जन जागरूकता ही एक ठोस जो है कदम हम उठा सकते हैं कि लोगों को जागरूक करें और उन्हें सही जानकारी से अवगत कराएं कि IRCTC वेबसाइट के जरिए ही वो अपनी हेली सेवा की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंट आपको कॉल करके आपको हेली सेवा की बुकिंग कराना चाहता है या किसी अन्य वेबसाइट के थ्रू अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो एक बार विशेष तौर पर सावधान हो जाएं कि ये वेबसाइट फर्जी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में साइबर ठग अब लोगों को आसानी से अपने शिकंजे में ले रखे हैं। जहां चारधाम यात्रा अब कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाली है और ऐसे में हेली सेवा को लेकर अब साइबर ठग जो है वो और भी ज्यादा लोगों को अपने शिकंजे में फंसाते जा रहे हैं। हालांकि IRCTC की जो वेबसाइट है उसी के माध्यम से यात्री अपनी हेली सेवा की बुकिंग करें। चूंकि मात्र एक वेबसाइट IRCTC की ये वेबसाइट है जिसके माध्यम से ही आप हेली सेवा की बुकिंग कर सकते हैं। चलिए, आपका शहर आपकी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया की, जहां शासकीय राशि के गबन का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। तो उमरिया जिले में शासकीय राशि के गबन का बड़ा घोटाला सामने आया है। मामला जनजातीय कार्य विभाग से जुड़ा है, जहां पाली ब्लॉक में पदस्थ अफसरों ने फर्जी अतिथि शिक्षकों और मजदूरों के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की। अब तक की जांच में करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ। वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कमेटी ने किया। कमेटी को 24 खातों पर शक हुआ और जांच में पाया गया कि ये सभी खाते जिम्मेदार अफसरों के रिश्तेदारों के थे। 2018 से 2023 के बीच फर्जी अतिथि शिक्षक और मजदूरों के फर्जी बिल बनाकर 24 संदिग्ध खातों में राशि डाली गई थी, जिनमें 21 खाते आरोपियों के रिश्तेदार के नाम पर थे। इधर घोटाले की भनक लगते ही प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू की, जिसके दबाव में आरोपियों ने 2 करोड़ 10 लाख सरकारी खातों में जमा कर दिए। जांच समिति ने BEO राणा प्रताप सिंह समेत 4 अफसरों कर्मचारियों को घोटाले का जिम्मेदार ठहराया। इधर BEO राणा प्रताप सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर बालेंद्र द्विवेदी, लिपिक अशोक कुमार धनखड़ और कर्मचारी धीरेन्द्र गुप्ता ने फर्जी तरीके से सरकारी रकम निकाली थी और उसे अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दिया था। फिलहाल कंप्यूटर ऑपरेटर द्विवेदी की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं, जबकि लिपिक धनगढ़ और टीचर राम बिहारी पांडे को निलंबित किया गया है। कलेक्टर का मामले पर क्या कहना है, पहले वो सुनिए। कार्यालय पाली में जो शासकीय राशि विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो आहरित की जाती है वो किसी निजी खाते में जमा करने का एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जो प्रारंभिक जांच की गई उसमें लगभग अभी 4 लोगों को प्रथम दृष्टया उनकी गड़बड़ी पाई गई है। इसमें एक प्राथमिक शिक्षक मिस्टर पांडे, लेखापाल धनगर, इन दोनों को निलंबित किया गया है और दूसरा एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर बालेंद्र थे वो कलेक्टर दर पर कार्यरत करते थे, इनकी सेवाएं समाप्त की गई। साथ ही जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी राणा प्रताप सिंह थे उनको भी प्रथम दृष्टया गलती पाए जाने पर उनके लिए निलंबन का प्रस्ताव आयुक्त अनुसूचित जनजाति विभाग को भेजा गया है और अभी तक लगभग 2 करोड़ 60 लाख में से 2 करोड़ 10 लाख रुपए जमा की जा चुकी है। शेष की कार्रवाई जारी है, विस्तृत जांच भी यदि की जा रही है और संबंधित के खिलाफ FIR में कार्रवाई भी की। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, जनजातीय कार्य विभाग में कहा जा रहा है करोड़ों का घोटाला हुआ है, क्या ये पूरा मामला है? विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, ये पूरा मामला उमरिया जिले के पाली क्षेत्र का है, जहां पे BO कार्यालय में लेखापाल और उसके साथी शिक्षक लोगों ने जम के घोटाला किया था और ये घोटाला जब जांच हुई तो तकरीबन जांच के 24 दिन बाद यानी कि कल इस पर ठोस कार्रवाई की गई और कलेक्टर के द्वारा इन्हें दंडित करते हुए इनके ऊपर में कार्रवाई की
बात कही है। ये अगर देखा जाए तो ये इनके द्वारा 2,60,00,000 रुपए का आहरण किया गया था, जो कि जब ये जांच हुई और जांच के दरमियान में पाया गया 2,60,00,000 रुपए का। इस सरकार का दबाव आने के बाद में इन्होंने 2,15,00,000 रुपए जमा किया है। जी बिल्कुल। आप ये कैसे ये घोटाला किया गया, चूंकि कहा जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, इसमें तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत रही, तो आखिरकार कैसे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया? और अब कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ? जी, इनके ये जो घोटाला जो हुआ है 2,60,00,000 रुपए का, ये जो विकास के लिए आया तो वह जनजाति का कार्य विभाग के लिए आया हुआ था और मजदूरों को मजदूरों को पेमेंट के लिए आया हुआ था, और कुछ इसमें जो अतिरिक्त जो शिक्षक जो होते हैं उनके लिए पैसा आया हुआ था। और इसको जब ये शासन को गुमराह करते हुए इन्होंने श्याम बिहारी पांडे जो लिपिक है उनके द्वारा यहाँ पे मेन गोलमाल किया गया। और इन्हीं खातों की बात करें तो अभी कुल मिला के 24 खाते थे, जो कि 21 खाते जो थे इनके खुद के परिवार के थे, बेटे के थे, पत्नी के थे, लोगों के थे, जिनमें इन्होंने 2,60,00,000 रुपया डाला हुआ था। जी बिल्कुल, यानी कि सबकी मिलीभगत के चलते यहाँ पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। और अगर कार्रवाई की यदि बात करें दीपक, तो क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल अब की जा रही है, क्योंकि जब मामला उजागर हो चुका है, सामने आ चुका है कि किस तरह से मिलीभगत करके करोड़ों का घोटाला किया, आपने ही परिवार के सदस्यों के नाम मजदूरों के तौर पर यहाँ पर डाल दिए गए और उनके नाम पर पैसा आहरण किया गया। अब जब मामला उजागर हुआ है तो क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, कलेक्टर के द्वारा इसमें एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था, जो कि इनका सत्य पाया गया, और सत्य पाए जाने के बाद में कलेक्टर के द्वारा FIR भी दर्ज कराई जा रही है। वहीं अगर हमें जो जानकारी अभी तक जो मिली है, सभी तकदीम जो अपराधी ही कहा जाएगा इन्हें, जो पाए गए हैं वो सभी अपना गुनाह कबूल भी किए हैं, और ये इन्होंने माफी भी मांगी कि अब कभी ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन कलेक्टर ने सख्त आदेश देते हुए कड़ी कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों को बतौर पत्र लिख करके कार्रवाई करने की मांग की है इसमें। जी बिल्कुल, यानी कि अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। FIR सभी के खिलाफ दर्ज की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जनजातीय कार्य विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ। यहाँ पर मिली भगत कर तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी रखे, इन्होंने अपने ही परिवार के जो सदस्य थे उनके नाम मजदूरों के तौर पर लिस्ट में डाल दिए गए, जिसके बाद जो पैसा आया उसका आहरण किया गया। जब मामला उजागर हुआ तो FIR दर्ज की गई है और अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।